हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैश मेमोरी के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो कैश आर्किटेक्चर कैसा है, ओके, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, वो सब हम स्टडी कर रहे थे। तो जनरली कैश आर्किटेक्चर दो टाइप के होते हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड में डिफरेंस यही है कि जो कोई कंट्रोलर आर्म को अगर आर्म के फीचर्स को सपोर्ट फॉलो करता है, लेकिन इट हैज़ अ सिंगल कैश फॉर अ डेटा मेमोरी एंड इंस्ट्रक्शन एक्सेस। इंस्ट्रक्शन और डेटा को एक्सेस करने के लिए उसके पास एक सिंगल कैश मेमोरी है, देन इट्स कॉल्ड हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। एंड इन हार्वर्ड आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन कैश एंड डेटा कैश आर सेपरेटेड। ओके, मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में जो कनेक्शन होता है उसके लिए हमने डिवाइड किया था। तो वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर को यूनिफाइड कैश भी बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ अ सिंगल कैश फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, वाइल हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है उसको स्प्लिट कैश भी बोलते हैं क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन कैश एंड डेटा कैश बोथ आर डिफरेंट। ओके, उसके बाद हमने आर्किटेक्चर का थोड़ा ओवरव्यू लिया था कि एक कोर होती है और कैश मेमोरी, दोनों के बीच में उनको कंट्रोल करने के लिए होता है कैश कंट्रोलर, विच इज़ द इम्पोर्टेंट ब्लॉक ऑफ कैश आर्किटेक्चर। ओके, तो कैश मेमोरी जो होती है उनमें मेनली ये तीन सेक्शंस होते हैं, डायरेक्टरी स्टोर, डेटा सेक्शन एंड स्टेटस इंफॉर्मेशन। डायरेक्टरी स्टोर में क्या होता है, तो मेन प्रोग्राम में आपका जो मेन प्रोग्राम मेन मेमोरी है वहाँ पे आपका मेन प्रोग्राम कहाँ पे पड़ा है वो याद रखने का काम करेगा डायरेक्टरी स्टोर, क्योंकि उसी को मालूम होगा कि मेन प्रोग्राम में से इतनी टास्क जो रिपीटेटिव यूज होती है उसको कॉपी करके कैश मेमोरी में ले लेना। ठीक है, उसके बाद है डेटा सेक्शन। डेटा सेक्शन का काम है कि मेन प्रोग्राम में एक्चुअल डेटा कहाँ पे है वो याद रखना। ठीक है, ताकि जब भी डेटा एक्सेस करने की ज़रूरत पड़े फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी, ये पोर्शन हमें यूज़ करने को हेल्प करें। ठीक है, आफ्टर दैट स्टेटस बिट्स आर देयर। स्टेटस बिट्स क्या शो करता है कि जो ये मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में जो डेटा ट्रांसफ़र या डेटा एक्सेस है उसको शो करने का काम करेगा, जिसमें दो बीट्स मेन है, अ वैलिड बीट एंड डर्टी बीट। वैलिड बीट क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है दैट कैश लाइंस आर एक्टिवेट, ओके, एंड डेटा कैन बी कॉपीड फ्रॉम अ मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी। डर्टी बीट्स क्या रिप्रेजेंट करती है, दैट नो कैश लाइंस आर एक्टिव and data are different from the value it represents in a main memory। मतलब जो डेटा मॉडिफाई करके कैश मेमोरी में जाता है उसको हम बोलेंगे, उसको शो करेंगे बाय द डर्टी बिट्स, और जो डेटा एक्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी है उसके जैसा ही है तो उसको हम बोलेंगे वैलिड बिट्स। ओके, आफ्टर दैट हमने कैश कंट्रोलर का काम देखा था कि कैश कंट्रोलर एक हार्डवेयर है। ठीक है, generally it supports the copy of data from the main memory to a cache memory। ओके, सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में वो काम करता है। उसकी मेनली तीन फील्ड है, जब वो मेन मेमोरी से कैश मेमोरी को एक्सेस करना चाहता है वो ये तीन फील्ड को फॉलो करता है, द टेक्स्ट फील्ड, सेट इंडेक्स फील्ड एंड डेटा इंडेक्स फील्ड। ओके, वन बाय वन वो काम करता रहेगा। सबसे पहले वो यूज़ करेगा सेट इंडेक्स फील्ड का। ओके, सेट इंडेक्स फील्ड से उसे मालूम पड़ेगा कि भाई मेन प्रोग्राम में से किस इंस्ट्रक्शंस को या पार्ट ऑफ प्रोग्राम को कॉपी करके कैश मेमोरी में लाना है। ओके, और कैश लाइन जो होती है इट इज़ एसोसिएटेड विद द कैश टैग एंड स्टेटस बिट्स। ओके, तो अगर दोनों का कंपैरिजन, मतलब इफ़ मेन मेमोरी ने कैश मेमोरी को एक्सेस दिया है देन इट्स कॉल्ड कैश हिट, इफ इट इज़ नॉट परमिटेड देन इट्स कॉल्ड कैश मिस। ओके, आफ्टर दैट
कैश के फीचर्स हमने देखे थे कि अलग अलग जो हमारे आर्म बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो किस किस टाइप के फीचर्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें कितनी कैश साइज होती है, वो किस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, कैश लाइन की साइज कितनी होती है. ओके, सो दिस टेबल रिप्रेजेंट्स द कैश फीचर्स. ओके, नाउ we are going to understand what is coprocessor 15 and caches, how they are connected. There are several coprocessors 15 registers used to specifically configure and control the ARM cache को. ARM cache जो है वो काम कैसे करेगी, उसको हेल्प करने के लिए उसके पास बहुत सारे मास्टर माइंड जो बोलते हैं मास्टर कंट्रोलर्स है. ठीक है, उसमें से एक है कोप्रोसेसर. कोप्रोसेसर 15. कोप्रोसेसर 15 is a set of registers which helps cache memory to perform its task. Primary C15 registers जो है that is C7 and C9, it controls the setup and operation of cache memory. Okay, C15 में mainly ये दो रजिस्टर है C7 and C9 कि जो कंट्रोल करेगा सेटअप एंड ऑपरेशन ऑफ कैश. सेकेंडरी जो C7 रजिस्टर है आर राइट ओनली एंड क्लीन एंड फ्लश द कैश. ओके, ये प्राइमरी तो ये दोनों का काम यही है C7 और C9 का. सेकेंडरी काम C7 का है कि कैश मेमोरी को क्लीन करना, फ्लश करना, ओके, और उसमें डेटा राइट करना. C9 का सेकेंडरी काम क्या है? इट डिफाइंस द विक्टिम पॉइंटर बेस्ड एड्रेस विच डिटरमाइन द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड और डेटा दैट आर लॉक्ड इन अ कैश. जो अनयूज्ड कैश मेमोरी में डेटा पड़ा है, लॉक हो गया, ओके, उनको पॉइंट करने का काम करेगा C9. ठीक है, C7 और C9 जो C15 रजिस्टर है, CP15 रजिस्टर, उनके प्राइमरी टास्क भी अलग है, सेकेंडरी टास्क भी अलग. देयर आर अदर CP15 रजिस्टर्स दैट अफेक्ट्स कैश ऑपरेशन. द डेफिनेशन ऑफ दिस रजिस्टर इज अ कोर डिपेंडेंट. ओके, दे आर कोर बेस्ड रजिस्टर विच ऑल्सो हेल्प्स द कैश ऑपरेशन. ओके, दे आर लाइक दिस. C7 की प्राइमरी टास्क क्या है? क्लीन एंड फ्लश द कैश. C7 की दूसरी टास्क क्या है? ड्रेन राइट बफर, राइट बफर को ड्रेन करना. C9 की प्राइमरी टास्क है कैश लॉकडाउन, कैश मेमोरी को लॉक करना. और C15 जो CP15 रजिस्टर ही है, उसका काम है राउंड रॉबिन रिप्लेसमेंट. राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है, उसको रिप्लेस कर लो. ओके, और ये दूसरे रजिस्टर्स हैं, उनकी भी सेकेंडरी टास्क, सेकेंडरी फंक्शंस भी अलग होते हैं. ठीक है, दे आर ऑपरेटेड बाय ऑपकोड्स. डिफरेंट रजिस्टर, इफ यू अप्लाई अ पर्टिकुलर ऑपकोड, then and then they are working according to their task. Okay, now ARM protected system. ARM को अगर आपको प्रोटेक्शन देनी है, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन क्यों देनी पड़ती है? ताकि कोई और प्रोसेसर इस प्रोटेक्शन का दुरुपयोग ना कर पाए. ठीक है, तो ARM प्रोटेक्टेड सिस्टम कैसे काम करता है? Some embedded system use a multitasking operating or a control system and must ensure that the running task does not disrupt the operation of other tasks. Okay? मल्टीटास्किंग यहाँ पे ये बहुत अच्छा टर्म है, क्योंकि अभी आपको क्या चाहिए? सब कुछ मल्टीटास्किंग चाहिए. मतलब जो मेन काम के लिए उसको डिज़ाइन किया है, सिर्फ वो वही काम करता रहे. We don't require that. Okay, we require that ARM जो कैश मेमोरी है वो मल्टीटास्किंग भी फॉलो करे, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो. ठीक है,
तो ऐसे कुछ एम्बेडेड सिस्टम है विच रिक्वायर्स मल्टीटास्किंग टू बी फॉलोड, लेकिन उनमें क्या होना चाहिए कि एक टास्क का दूसरे टास्क में डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। ओके, डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। एक टास्क अलग से काम करेगी, दूसरी टास्क अलग से काम करेगी, दोनों में डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। दैट इज मेन रिक्वायरमेंट। द शील्डिंग ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज एंड अदर टास्क फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। ओके, सिस्टम को ऐसे शील्ड प्रोवाइड करना कि जो अदर टास्क है अनवांटेड एक्सेस अदर टास्क को ना मिले, जो दूसरी टास्क है उनको एक्सेस ना मिले, तो ऐसे उसको शील्डिंग प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। देयर आर टू मेथड्स टू कंट्रोल द एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज, अनप्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। ओके, दो तरीकों से आप शील्डिंग प्रोवाइड कर सकते हो फॉर ए आर्म, एक प्रोटेक्शन सिस्टम बना सकते हो, दैट इज अनप्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। अनप्रोटेक्टेड सिस्टम रिलाइज solely ऑन अ सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट द सिस्टम रिसोर्स। मतलब सॉफ्टवेयर से आप उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे, शील्ड प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड मतलब ऐसा नहीं है कि वो ओपन है, ओपन फॉर ऑल, इट्स नॉट लाइक दैट। अनप्रोटेक्टेड का मतलब है कि उसको हार्डवेयर की जगह पे सॉफ्टवेयर से सपोर्ट दिया गया, ठीक है। A protected system relies on both hardware and software to protect the system resources. प्रोटेक्टेड सिस्टम जो है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का यूज किया गया है टू प्रोवाइड द शील्डिंग, while in unprotected system only protection done by unprotected system only. The choice of method used by a control system depends on a capability of processor and requirement of control system. इसमें से कौन सा प्रोटेक्शन आप यूज करोगे वो डिपेंड्स रहता है कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसर और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। एमपीयू एक मेन यूनिट है कैश मेमोरी का, आर्म बेस्ड कोर का। एमपीयू एमपीयू स्टैंड्स फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट। एन आर्म एमपीयू यूज रीजन्स टू मैनेज सिस्टम प्रोटेक्शन। ओके, सिस्टम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का ये मेन यूनिट है, ठीक है, कि जो उसका काम मेन यही है कि आर्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन मतलब टू डिनाई समवन फॉर एक्सेसिंग कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। तो एमपीयू क्या करता है कि रीजन्स में रीजन्स को मैनेज करता है। रीजन क्या चीज है? अ रीजन इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद एन एरिया ऑफ मेमोरी। Okay, a region is set of attributes that are associated with the area of memory, उसको हम बोलेंगे region. The processor core holds these attributes in several CP15 registers and identifies each region by a number which range between 0 to 7. Okay, रीजन क्या चीज है? इट इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, और वो एट्रीब्यूट्स को CP15 की रजिस्टर्स की हेल्प से वो ये काम करेगा, लाइक फ्लशिंग ऑफ मेमोरी, क्लीनिंग ऑफ मेमोरी एंड ऑल दैट। ओके, और उसके लिए ये रीजन को उसने नंबर दिए हैं फ्रॉम 0 to 7। When the processor access the region in main memory, the MPU compares the region's access permission
attributes with the current processor mode to determine what action it will take. Okay? जब प्रोसेसर ये रीजन को एक्सेस करता है फ्रॉम अ मेन मेमोरी, द एमपीयू क्या काम करेगा? एमपीयू कंपेयर करेगा. ठीक है? प्रोसेसर मतलब हमारा मेन कोर. तो ये कोर को जब मेन मेमोरी के साथ कंपेयर करना है, ओके, तो वो टाइम पे क्या होगा? एक पर्सनल एट्रीब्यूट्स जनरेट होगा with the current processor mode to determine what action it will take. If the request satisfies the region access criteria, the core is allowed to read or write to the main memory. Okay? ये रिक्वेस्ट अगर डाली है और ये रीजन्स उसको अलाउ करते हैं तो ही आप मेन मेमोरी को रीड या राइट कर सकते हो. इफ मेमोरी रिक्वेस्ट रिजल्ट इन अ मेमोरी एक्सेस वायोलेशन, अगर ये दूसरे किसी प्रोसेसर का है, ओके, मतलब जो डिजायर्ड नहीं है वो प्रोसेसर का है, तो क्या हो जाएगा? इट्स कॉल्ड एक्सेस वायोलेशन एंड द एमपीयू विल जनरेट अबॉर्ट सिग्नल. ओके, ये एमपीयू क्या जनरेट करेगा? अबॉर्ट सिग्नल को. नाउ how can you initialization MPU? MPU को initialize कैसे करना? तो several steps are required to initialize the MPU. बहुत सारे steps लगते हैं कि जो MPU को initialize करेंगे. The first step sets the size and location of a instruction and data region using CP15 C6. CP15 का ये C6 रजिस्टर है, वो क्या करेगा? वो सेट करेगा किसको? साइज और लोकेशन को. ठीक है? The second step sets the access permission for each region using CP15 C5. ये CP15 C5 ये जो रजिस्टर है वो सेकंड स्टेप के लिए काम करेगा. इट एक्सेस द परमिशन फ्रॉम ईच रीजन, हर एक रीजन से परमिशन लाने का काम करेगा CP15 C5. द थर्ड स्टेप सेट द कैश एंड राइट बफर एट्रीब्यूट्स फॉर ईच रीजन यूजिंग CP15 C2 फॉर कैश एंड CP15 C3 फॉर राइट बफर. ओके, कैश को सेट करना और राइट बफर को सेट करना कैसे सेट करेंगे? तो CP15 C2 है वो कैश मेमोरी को एट्रीब्यूट करेगा, उसके रीजन को एट्रीब्यूट करेगा, और CP15 C3 है वो राइट बफर के रीजन्स को एट्रीब्यूट्स करेगा. द लास्ट स्टेप विल इनेबल एक्टिव रीजन यूजिंग CP15 C6, जो फर्स्ट स्टेप में यूज किया था, ओके, उसी को दूसरी बार यूज करेगा. एंड द कैशेस, राइट बफर एंड MPU यूजिंग C15 C1. ओके, एक्टिव रीजन के लिए कौन काम करेगा? CP15 16 और कैश, राइट बफर और MPU इन दोनों के लिए हैं CP15 C1. ओके, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं. आज के लेक्चर में हमने देखा कि हाउ मेमोरी प्रोटेक्शन इज नेसेसरी. ओके, सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप? प्रोटेक्शन इज मस्ट बाय आइदर टेक्निक. आइदर यू कैन यूज unprotected system or a protected system. If you are using unprotected system, then it may be only in a software control, while if you are using protected system, it means you are accessing hardware as well as software. ठीक है, अब ये MPU का ही काम है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. ठीक है, उसके लिए उसने
अपनी टास्क को रीजन्स में डिवाइड कर दिया है और रीजन्स को प्रायोरिटी देने के लिए उसमें नंबर्स दिए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमने आज देखा CP15 रजिस्टर्स कौन से हैं और उनकी मेन काम क्या रहता है, व्हाट आर देयर मेन फंक्शंस, व्हाट आर देयर सेकेंडरी फंक्शंस, okay, some of the features of cache. Clear? So for this lecture we are now completing. Okay, if you have any query you can ask me anytime. Thank you for this lecture. Thank you.